हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के लिए हम अपने सेकेंड महामैराथन को लेकर आप लोगों के सामने आ गए हैं, जो कि आपके 5, 6, 7, 11 और 12 मार्च को होने वाले एग्जाम्स के लिए पूरी तरह से यूजफुल है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी जीडी एग्जाम 2024 में आप लोग जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और हिंदी के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा सुबोध कुमार। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग दोस्तों, सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, बहुत सारे दोस्तों रिपीट भी हो चुके हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन ही आपके सिलेक्टर लाए गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर अरविंद पनघड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र में देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन किसने किया। करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब ये चूंकि दोस्तों क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अटल सेतु का उद्घाटन किया गया, ये भारत के किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में। तो इसीलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन को रिवीजन करने के लिए वह पीडीएफ के बारे में बार बार बोलता रहता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा शेख हसीना। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो रघुराम अय्यर को। किन्हें, रघुराम अय्यर को। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, तो दोस्तों वो जेवियर मिलेई हैं। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 का पुरस्कार किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा नीरज चोपड़ा ने। आप लोग जानते हैं इनको दोस्तों, गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाते हैं, जो कि जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। अगला है, जनवरी 2024 में जल्लीकट्टू महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो तमिलनाडु में किया गया। स्टेटिंग में भी पूछा था दोस्तों कि डायरेक्टली क्वेश्चन कि जल्लीकट्टू महोत्सव त्यौहार किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो तमिलनाडु में। अगला है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों जॉन फांसी को, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओडिशा के नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो रघुवर दास हैं। नेक्स्ट, त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो रेवंत रेड्डी हैं। वह छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो विष्णुदेव साय। ये भी आपके ट्रेंड में रहते हैं, बराबर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य टॉप पर रहा, तो महाराष्ट्र। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं एग्जाम में पूछा चुका है, और हम 50 बार दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हमें वीडियोस को उठा के पीडीएफ को उठा के देख लीजिए, सारे क्वेश्चन जितने पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में अब तक पूछे गए 80% से ऊपर का क्वेश्चन डायरेक्टली मिले हैं, कोई गलत बात नहीं होगी। और ये भी दोस्तों हम लोग महामैराथन के जरिए 3 वीडियोस के जरिए दोस्तों पूरे पाठ्यक्रम को कवर करने में लगे हुए हैं, जिनकी पेड फीस दोस्तों हमारे 3 पीडीएफ की टोटल 30 रुपीज़ रखी गई, और ये आप ही लोगों की डिमांड पे की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान किसे प्रदान किया गया, तो उत्तम सिंह को किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता, तो बांग्लादेश ने जीता है। सुपर क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किस टीम ने जीता, तो हरियाणा की टीम ने जीता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो नितिन अग्रवाल हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन सा है, तो कांगो गणराज्य है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, करेक्ट आंसर होगा 5 दिसंबर को। करंट रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता, तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो अजय बंगा को चुना गया है। क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा गया था कि विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। 14वें क्रम भी हम यहाँ पे लगा दिए हैं, ताकि कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके ना मिस हो, ना आपको तुक्का मारना पड़े। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो सुबोध कुमार हैं। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया, तो भजन लाल शर्मा को। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा,
हाल ही में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो शक्तिकांत दास को। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। हाल ही में किसने वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है? तो आलिया मीर है। नेक्स्ट है G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो हिरोशिमा जापान में किया गया। डबल स्टार से दोस्तों क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट है भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बने हैं? तो अनिल चौहान है। ये भी दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा चुका है। अगला है नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? नरगिस मोहम्मदी को किया गया है। अगला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो क्लाडिया गोल्डिन को किया गया है। अगला है प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर स्वाति नायक को। अगला है वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो गीता प्रेस गोरखपुर को किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हम लोग, क्योंकि दोस्तों मैराथन करने हम लोगों को 3 वीडियोस के जरिए हम लोग पूरा दोस्तों कलेक्ट करने में लगे हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा तो होगा ही। हम किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं कर सकते जहाँ से हमारे एग्जाम में पूछे जाने हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिए कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अरुण कुमार मिश्रा है। अगला है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी रिपीटेड है, NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सुबोध कुमार है। NTA का फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है। अगला है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर मनोज सोनी है। और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? प्रवीण सूद है। ये भी आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और सारे क्वेश्चन हम लोग कम से कम 50 बार सॉल्व किए होंगे। 4 क्वेश्चन एक साथ लगा हुआ है, इसमें भी एक पूछा गया है। चारों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, हम क्वेश्चन को एक साथ सेट कर दिए हैं। पहला है मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया? तो माधुरी पटेल को। वह मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? प्रियन सेन ने। अगला है ये पूछा गया था फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर होगा नंदिनी गुप्ता ने। वह मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये सन्निस प्लासियोस ने जीता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा नेक्स्ट, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर पैगी मोहन को। अगला है 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? तो रिक्की केज है। नेक्स्ट वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है और मैं बार बार इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली बोलता था। जब अम्बेडकर पुरस्कार योगी आदित्यनाथ का पूछा गया था तभी मैं बोला था कि मुख्यमंत्री का आ गया है, प्रधानमंत्री का जरूर आएगा। अगला है वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? करेक्ट आंसर होगा 126वें स्थान पर। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? 127वें स्थान पर। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर होगा नोवाक जोकोविच ने। और विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कारेज ने जीता। PDF के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है दोस्तों। हम बोल रहे हैं कि 3 PDF के जरिए हम आपके दोस्तों पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर करने में लगे हुए हैं मैराथन वीडियोस के अंदर। इन 3 PDF की दोस्तों पेड फीस केवल 30 रुपीज़ रखी गई है। आपको इसी नंबर पर पेमेंट करके व्हाट्सअप पर दोस्तों स्क्रीनशॉट भेजने हैं और उसी व्हाट्सअप पर दोस्तों ये PDF दिया जाएगा। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये दोस्तों आप ही लोगों की डिमांड पर किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है भारत की स्थलीय सीमा किस पड़ोसी देश के साथ सबसे अधिक साझा करती है? तो बांग्लादेश के साथ। घुमा के क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत एवं उनके पड़ोसी देश आपका एवरग्रीन टॉपिक है, शुरू से क्वेश्चन बने रहे हैं ऐसे दोस्तों और लास्ट स्टेप तक क्वेश्चन बनते रहेंगे। तो क्वेश्चन था हमारा भारत की स्थलीय सीमा किस पड़ोसी देश के साथ सबसे अधिक साझा करती है? करेक्ट आंसर है बांग्लादेश के साथ। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में चलेंगे जहाँ से इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सब हमारे एक साथ कवर होंगे। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। पहले ध्यान देंगे तो भारत से बड़े 6 देश कौन से हो गए? कनाडा, रूस, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। अगला पॉइंट है हमारा भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के पूर्व पश्चिम की लंबाई 2,933 किलोमीटर है। अगला है भारत के उत्तर दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर है और भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितना? 15,200। आगे बढ़ेंगे, भारत के तटरेखा की लंबाई 6100, ये मुख्य भूमि की हो रही है। अगर हम इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दोस्तों तटरेखा की लंबाई व लक्षद्वीप के तटरेखा की लंबाई जोड़ दें तो हमारा क्वेश्चन कैसे बनता है? द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। एक एक क्वेश्चन की कीमत दोस्तों बहुत होती है, आप लोग जानते हैं। एक क्वेश्चन अगर हमारे मिस होते हैं तो हम कितने रैंक नीचे आते हैं
क्वेश्चन तुक्का मार दे गलत हो गया तो निगेटिव मार्किंग अलग से झेलनी पड़ती है। अगला पॉइंट है हमारा, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इजी था लेकिन हम इसको भी दोस्तों मिस नहीं किए हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में। नेक्स्ट पॉइंट है, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। सभी लोग जानते हैं कि कर्क रेखा का अक्षांशीय रेखा है जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट में देख लेंगे दोस्तों, तो कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। स्टेट के नाम जरूर ध्यान रखेंगे। अगर क्वेश्चन पलट दिया जाए कि निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, ऐसे में अगर आप 8 राज्यों के नाम याद नहीं रखते तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए आगे देखते हैं सेकेंड पॉइंट, जो और भारत के पड़ोसी देशों से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान देंगे दोस्तों। भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, पूरे पहले ये ध्यान देंगे। आगे चलते हैं, जिसमें 7 देश स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं और 2 देश जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। अगला पॉइंट है, 7 स्थलीय सीमा से जुड़े हुए पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान, म्यांमार एवं बांग्लादेश है। अगला पॉइंट है, भारत के 2 जलीय सीमा वाले पड़ोसी देश, तो वो श्रीलंका एवं मालदीव है। अगला पॉइंट हमारा, भारत के गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, वह गोवा राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है। गोवा राज्य ही छोटा है तो दोस्तों तटरेखा भी छोटी ही रहेगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या है हमारा, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य। अब जितने इंपॉर्टेंट बनते हैं सब आपके दोस्तों कलेक्ट हैं। पहला हमारा, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य, तो 5 राज्य हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे, यानी कि भारत के टोटल 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश भारत के साथ 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अब ये क्यों लिखा गया आप लोग जानते हैं कि बांग्लादेश भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करने वाले देश है। बार बार रटवाएं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी ऑलरेडी पूछा गया है। नेपाल से सीमा साझा करने वाले देश देखेंगे तो टोटल 5 राज्य नेपाल से भी साझा करते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ध्यान देंगे, नेपाल भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। अगला भूटान से देखेंगे तो दोस्तों भूटान से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य हैं टोटल 4, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अगला नोट देख लेंगे दोस्तों, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ कितना, 4096.7 के साथ, तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लगती है। ध्यान रखेंगे, तो सबसे लंबी दोस्तों स्थलीय सीमा साझा करने वाला हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश है और सबसे कम अफगानिस्तान है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना की गई? करेक्ट आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। अब पंचवर्षीय योजना भी आपका एवरग्रीन टॉपिक है, आप लोग जानते हैं, आपके हर शिफ्ट में शुरू से लेकर लास्ट तक यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जितने दोस्तों फैक्ट यहाँ से बनते हैं आपके 12 पंचवर्षीय योजना से, सब आपके यहाँ पे कवर किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, एक एक फैक्ट दोस्तों सिलेक्टेड है यहाँ पे। चलते हैं दोस्तों पहले पंचवर्षीय योजना की ओर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक चली। जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं कोई भी मिस नहीं किया गया है, ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं है दोस्तों, लेकिन जहां से क्वेश्चन बनने हैं उनको हम लोग मिस नहीं कर सकते। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। मॉडल की बात की जाए तो हेरा डोमर मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था इसका कृषि विकास। अब नोट देख लेंगे, इस योजना काल के दौरान कई बड़ी दोस्तों सिंचाई परियोजनाएं लगाई गई, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा था कि किस परियोजना के तहत भाखड़ा नांगल परियोजना या दामोदर नदी घाटी परियोजना या ब्यास परियोजना लगाई गई, तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना देखेंगे, इसकी समयावधि थी 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961। मॉडल की बात की जाए तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। उद्देश्य इसका औद्योगिक विकास था। नोट देख लेंगे दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक महत्वपूर्ण बृहत उद्योग जैसे राउरकेला, भिलाई व दुर्गापुर क्रमशः जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किए गए थे। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे जो कि ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और रिपीट भी हो चुके हैं। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे तो दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया। आप लोग जानते हैं भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का अच्छा खासा उदाहरण है, यानी कि यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर वर्क करते हैं, चाहे वो आपका हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, इंडस्ट्रीज हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरी पंचवर्षीय योजना की ओर चलेंगे। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है देखेंगे दोस्तों। तीसरी पंचवर्षीय योजना उद्देश्य था इसका आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास। पॉइंट देखेंगे, तीसरी पंचवर्षीय योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही, इसलिए इसे एक असफल योजना माना जाता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया, मैंने पूरी तरह से डिफाइन भी किया था। जिसके मुख्य कारण थे भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 तथा भूतपूर्व सूखा 1966। नेक्स्ट देखेंगे, तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश 1966 से 67,
67 से 68 और 68 से 69 की घोषणा करनी पड़ी। सभी लोग जानते हैं दोस्तों, बार बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा आता है। और इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी। 3 क्वेश्चन यहाँ से 3 पॉइंट से बने, आप लोग जानते हैं अपने एग्जाम में। आगे चलते हैं, ये पॉइंट देख लेंगे। हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे, 2 बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है अभी तक। आगे चलते हैं हम लोग, चौथी पंचवर्षीय योजना से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा देखेंगे हम लोग। मुख्य उद्देश्य था इसका स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। 3 पॉइंट देखेंगे यहाँ पे। पहला है, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना थी। वह किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना की गई? तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना ही थी। ध्यान रखेंगे, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सब यहाँ पे आपके कवर किए गए हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे आप लोग। दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। पहला पॉइंट देखेंगे, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना। फेवरेट क्वेश्चन। कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 वर्ष ही चली? 5वीं पंचवर्षीय योजना। ये भी फेवरेट क्वेश्चन है। और किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई? तो भी 5वीं पंचवर्षीय योजना ही थी। सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे दोस्तों। 6ठी पंचवर्षीय योजना देखेंगे हम लोग। इसकी समाधि थी दोस्तों 1980 से 85। मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि। अब 2 पॉइंट देखेंगे जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। किस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान को समाप्त करके की गई? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना थी, बार बार पूछा गया है। और किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया? तो भी 6ठी पंचवर्षीय योजना ही थी। चलेंगे हम लोग 7वीं पंचवर्षीय योजना की ओर। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है दोस्तों देखेंगे आप लोग। समयावधि थी इसकी 1985 से 1990। मुख्य उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। पॉइंट देखेंगे, कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। वह लकड़वाला समिति द्वारा गरीबों की माप सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो भी 7वीं पंचवर्षीय योजना ही थी। 8वीं देखेंगे आप लोग। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसकी समाधि से ही 4 बार क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग जानते हैं 1992 से 97। मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। यहाँ से पॉइंट देखेंगे एक, किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो कि 1993 ईस्वी में शुरुआत की गई थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। फेवरेट क्वेश्चन है आप लोगों का। नई पंचवर्षीय योजना देखेंगे, समयावधि थी 1997 से 2002। इसका मुख्य उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। जितने इंपॉर्टेंट है सब आपके कवर हैं, रिवीजन जरूर करेंगे, इसलिए हम दोस्तों पीडीएफ के बारे में आप लोगों को बोलते रहते हैं। नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजना, समयावधि 2002 से 2007। मुख्य उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना एवं अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगुनी करना। 11वीं देखेंगे, इसकी समयावधि 2007 से 2012 थी। मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। पॉइंट यहाँ से बनता है, किस पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया जो कि 2010 में लागू हुआ? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया था दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। 12वीं देखेंगे, 12वीं की बात आप जानते हैं क्या हुआ। 12वीं पंचवर्षीय योजना समयावधि थी 2012 से 2017। मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम, समावेशी और सतत विकास। इसके बाद में आप लोग जानते हैं दोस्तों योजना खत्म कर दिया गया, उसके स्थान पे नीति आयोग की स्थापना की गई 1 जनवरी 2015 को। नीति का फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, NITI यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके प्रथम उपाध्यक्ष हम लोगों ने बात किया डॉक्टर अरविंद पनघड़िया थे। प्रथम CEO अमिताभ कांत थे। वर्तमान में दोस्तों इनके उपाध्यक्ष सुमन के वेरी हैं और CEO श्री BVR सुब्रमण्यम हैं। नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है, जैसे कि योजना आयोग भी एक संवैधानिक संस्था नहीं था। नोट में देख लेंगे, योजना आयोग की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा 15 मार्च 1950 को गठित किया गया था। ये भी आपका फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग जानते हैं। बाकी दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल, बिहार SSC, CGL, CRP, RPO और रेलवे एक अच्छी फाइट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल शुक्रवार क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर करें। PDF का व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है, 3 PDF आपको मैराथन में दिए जाएंगे। पेड फीस 30 रुपीज़ रखी गई है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पिंडर और अलकनंदा नदियों का संगम कहाँ पर होता है? कर्णप्रयाग में। ये भी आपका फेवरेट टॉपिक है, क्वेश्चन बराबर बन रहे हैं। एक्स्ट्रा फेड में सब कुछ आपके कवर है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। देखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा दोस्तों कर्णप्रयाग, जो कि हमारा क्वेश्चन था। कर्णप्रयाग 5 प्रयागों में तीसरे स्थान पर है। इसी स्थान पर पिंडर ग्लेशियर से निकलने के बाद यानी कि पिंडर नदी अलकनंदा नदी से मिल जाती है। इसी मिलन स्थान को कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है, यानी कि पिंडर और अलकनंदा नदी के संगम पर दोस्तों कर्णप्रयाग स्थित है। अब देखेंगे आगे आप लोग उत्तराखंड के पंचप्रयाग। दोस्तों उत्तराखंड के पंचप्रयाग कौन कौन से हैं?
तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा, क्योंकि इस टॉपिक्स को एसएससी ने दोस्तों फोकस कर दिया है, पूरी तरह से आपका कवर कर लिया गया है। सबसे पहले दोस्तों पंच प्रयागों में पहला दोस्तों धौली गंगा तथा अलकनंदा का संगम, जो कि विष्णु प्रयाग में होता है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम देव प्रयाग में होता है, बार बार पूछा गया है। पिंडर और अलकनंदा का संगम कर्ण प्रयाग में होता है। मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम रुद्र प्रयाग पर होता है, और नंदाकिनी तथा अलकनंदा का संगम नंद प्रयाग पर होता है। पूरी तरह से कवर रखेंगे, सब कुछ दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दे दिया गया है। थोड़ा सा पॉइंट देखेंगे आप लोग। क्या दोस्तों, प्रयागराज उत्तर प्रदेश के बड़े जनपदों में से एक है। यह गंगा, यमुना तथा गुप्त सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। संगम स्थल को त्रिवेणी कहा जाता है। यह हिंदुओं के लिए विशेषकर पवित्र स्थल है। ये भी दोस्तों आपका टॉपिक क्लियर हो गया है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों का वर्णन किस देश के संविधान से लिया गया है। एवरग्रीन टॉपिक ये भी आप लोगों का है। भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों का वर्णन किस देश के संविधान से लिया गया है। करेक्ट आंसर होगा रूस, यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में चलिए, जैसे सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे। दोस्तों भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान अनुच्छेद 51A व भाग 4A में है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उस समय इनकी संख्या 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया, तब से टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। अब एक इंपॉर्टेंट नोट देख लेंगे, भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है, जो कि हमारा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सारे फैक्ट आप लोगों को अच्छे ढंग से प्रिपेयर हो गए होंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी। कौन है, महात्मा गांधी। जो महत्वपूर्ण बुक से क्वेश्चन बनते हैं, विशेषकर प्राचीन भारत से, जितने इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, सब एक साथ कवर कर लिया गया है दोस्तों। देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन है हमारा, यंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी। अब चलिए चलते हम लोग। महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं पत्रिका एक तरफ दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित लेखक के नाम दिए गए हैं। पहला दोस्तों न्यू इंडिया, इनके लेखक दोस्तों एनी बेसेंट है। कौन है, एनी बेसेंट है। नेक्स्ट है हिंद स्वराज, जिनके लेखक महात्मा गांधी हैं। अगला है दोस्तों केसरी, लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है दोस्तों हमारा, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, बार बार पूछा जाता है। यंग इंडिया, दोनों की दोनों महात्मा गांधी है। आराम से सॉल्व करेंगे दोस्तों। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आजाद हैं। कॉमनवेल्थ के लेखक एनी बेसेंट हैं। अनहपी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं। कौन है, राजेंद्र प्रसाद हैं। आगे बढ़ते हम लोग। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। इटर्नल इंडिया की लेखिका इंदिरा गांधी हैं। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अल हिलाल के लेखक अबुल कलाम आजाद हैं। अंधा युग के लेखक धर्मवीर भारती हैं। ए नेशन इन मेकिंग के लेखक दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। कौन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। मदर इंडिया की लेखिका कैथरीन मेयो हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती, आप लोग जानते हैं फेवरेट बुक है, बार बार इनकी ये कीर्ति पूछी जाती है। और इन्होंने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में बम्बई में, और वेदों की ओर लौटो का नारा भी इन्होंने ही दिया था। हुमायूं की लेखक गुलबदन बेगम है। शाहनामा की लेखक फिरदौसी है, फेवरेट है। तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण पुस्तकों से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो गुरु शिखर है। कौन है, गुरु शिखर है। ये भी ट्रेंडिंग टॉपिक आपका बना हुआ है। अब क्वेश्चन हमारा हो गया है इस टॉपिक से, तो वहाँ को जो श्रेणियों से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों हमारे एग्जाम से पूछे जाते हैं, सबको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। दोस्तों भारत के विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, महादेव, पारसनाथ आदि अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। एक साथ दे दिया गया, ध्यान देंगे। अरावली भारत की भौगोलिक संरचना में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। यह भारत के राजस्थान, हरियाणा, गुजरात के साथ ही पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में स्थित है। अरावली पर्वत शिखर श्रृंखला को क्षेत्रीय स्तर पर मेवात भी कहा जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला को क्षेत्रीय स्तर पर मेवात भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। फेवरेट, ये दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। नेक्स्ट है, शिवालिक हिमालय, हिमालय की सबसे बाहरी एवं दक्षिणी श्रृंखला है, जो कि सबसे नवीन पर्वत श्रेणी में आता है। सबसे प्राचीन अरावली हो गया, सबसे नवीन शिवालिक है। अगला पॉइंट देखेंगे, अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे, और इसकी ऊंचाई 2995 मीटर है। यह हिमालय के दक्षिणी में भारत का सबसे ऊंचा स्थल है। इस प्रकार से दक्षिण भारत का एवरेस्ट के नाम के रूप में भी जाना जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, ऐसे करके दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो कौन है, अनाईमुडी है।
जो कि केरल के एर्नाकुलम जिले व इडुक्की जिले में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की चोटी है। यहाँ पर जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जिसे समेध शिखर कहा जाता है। लास्ट पॉइंट है, सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच से नर्मदा नदी निकलती है। सतपुड़ा विंध्य पर्वतमाला के बीच से बार बार पूछा गया है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक की चोटी है। इस पॉइंट से भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपका जनगणना आ गया दोस्तों। आप लोग जानते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बना रहेगा, बार बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते रहेंगे। आपका ये भी पूरी तरह से एवरग्रीन टॉपिक है। क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के समय भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 65.46% ये क्वेश्चन रखा गया है। अब चलिए जनगणना से जितने क्वेश्चंस बनते हैं सबको हम कवर करके लाएं। इसी में से वो सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीट हुए हैं। हम लोग इनको बार बार रटते रहे, एक बार इस सेट को पूरी तरह से दोस्तों आप लोग कवर कर लेंगे तो यहाँ से आपके सभी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों पहले पॉइंट की ओर। दोस्तों भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। पहला पॉइंट है, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में की गई थी। अगला पॉइंट, जनगणना संघ सूची का विषय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 246 में है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। अगला पॉइंट है, 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त तो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। नेक्स्ट पॉइंट है, जनगणना 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। पहले दिन के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला पॉइंट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितने जिले हैं? तो 640 जिले हैं। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो थाने है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला तो दिबांग वैली है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। सबसे ज्यादा सबसे कम क्वेश्चन एक साथ सेट कर दिया गया है ताकि याद रखने में दोस्तों आसानी हो सके आप लोगों को। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य तो बिहार है। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट पॉइंट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला पॉइंट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात तो 943 है। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? 943 है। अगला पॉइंट देखेंगे, इन दोनों पॉइंट को तीनों को हम बार बार डिफाइन किए, तीनों से 6 बार से कम क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर तो 74.04% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए तो 82.14%, व 65.46% आपके महिला साक्षरता दर दोस्तों है, जो कि हमारा क्वेश्चन था। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे, सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य वो केरल है। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम साक्षर राज्य बिहार है। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। वह जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दादरा और नगर हवेली है। दोनों एक साथ सेट किया गया केंद्र शासित प्रदेश। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, सभी लोग जानते हैं। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। आगे बढ़ेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य वो सिक्किम है। वह जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य वो उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। तो ये थे दोस्तों जनगणना से सारे फैक्ट जिनको हम लोगों ने कवर किए। आप इस सीट को कवर रखेंगे दोस्तों तो यहाँ से ना आपके क्वेश्चन मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। अगला क्वेश्चन फेवरेट टॉपिक एवरग्रीन टॉपिक ये भी आप लोगों का है। क्वेश्चन रखा गया है, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से? करेक्ट आंसर होगा तीरंदाजी से। अब जितने खिलाड़ी हैं किस खेल से रिलेटेड हैं, यहाँ पे राज्य भी जोड़ दिया गया ताकि कोई भी दोस्तों क्वेश्चन अगर किसी भी तरह से घुमा के पूछा जाए तो आपका मिस ना हो। नाम सब आप जानते हैं सभी खिलाड़ियों के, बस किस राज्य से आते हैं, कौन सा खेल से संबंधित है या खेल खेलते हैं, यही आप लोगों को कवर करने हैं। तो चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। सबसे पहले शेफाली वर्मा जो हरियाणा से आते हैं, क्रिकेटर है। मैरी कॉम मणिपुर से आते हैं, मुक्केबाज के खिलाड़ी हैं। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से आते हैं, फुटबॉल के हैं। मीराबाई चानू मणिपुर से आते हैं, भारोत्तोलन की हैं। हरमनप्रीत सिंह अमृतसर से आते हैं, हॉकी के हैं। पीवी सिंधु हैदराबाद से आती हैं, बैडमिंटन की हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से आते हैं, फुटबॉल के हैं। संदीप कुमार हरियाणा से आते हैं, रेस वाकर हैं। नीरज चोपड़ा हरियाणा से आते हैं, भाला फेंक के हैं, हम लोग बात कर चुके हैं इन पर। साक्षी मलिक हरियाणा से आती हैं, कुश्ती की हैं। अभिनव इंद्रा दोस्तों उत्तराखंड से आते हैं, शूटिंग के हैं। रवि कुमार दहिया हरियाणा से आते हैं, कुश्ती के हैं। राफेल नडाल स्पेन से आते हैं,
दोस्तों टेनिस के हैं। साइना नेहवाल हरियाणा से आती है, बैडमिंटन की हैं। सानिया मिर्जा हैदराबाद से आते हैं दोस्तों, टेनिस के हैं, आप लोग जानते हैं। पीटी उषा केरल से आती है, दौड़ की हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसमें से अधिकांश आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, रिपीट हो चुके हैं, लेकिन आप लोगों को दोस्तों कवर रखने हैं कि आपके दोस्तों सभी शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। पीटी उषा हमारा हो गया, केरल से आती है, दौड़ की हैं। अरुणा मिश्रा झारखंड से भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, झारखंड से आती हैं दोस्तों, ये मुक्केबाज की हैं। विकास कृष्ण यादव हरियाणा से आते हैं, बॉक्सिंग के हैं। विश्वनाथ आनंद तमिलनाडु से आते हैं, शतरंज के से संबंधित हैं। और लास्ट है हमारा दीपिका कुमारी, जो हमारा क्वेश्चन था, झारखंड से आती है, तीरंदाजी की हैं। पूरा दोस्तों सीट आप प्रिपेयर रखेंगे तो यहाँ से आपके क्वेश्चन मिस होंगे ना गलत होंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है। 3 पीडीएफ की 30 रुपये पेड फीस रखी गई है। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन कहाँ से रखा गया? जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आपका फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से बराबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग जानते हैं। तो जितने क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों सबको कवर कर लिया गया है। स्थापना वर्ष भी डाल दिया गया है ताकि ये भी टॉपिक आप लोगों का यहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अब चलिए दोस्तों, एक तरफ दिया गया संगठन के नाम, फिर मुख्यालय के नाम और फिर स्थापना वर्ष। सबसे पहले है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। फिर है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल, आप लोग जानते हैं ICC, मुख्यालय दुबई में है, स्थापना इसकी 1909 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, मुख्यालय जेनेवा में है, स्थापना इसकी 1919 में हुई थी। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या दोस्तों, विश्व बैंक, आप लोग जानते हैं, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC यानी कि वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में है, स्थापना इसकी 1944 में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, मुख्यालय जेनेवा में है और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी, आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मुख्यालय वाशिंगटन DC, स्थापना 1944। संयुक्त राष्ट्र संघ सभी लोग जानते हैं, मुख्यालय न्यूयॉर्क, स्थापना 1945। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, इसी की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। खाद्य एवं कृषि संगठन, मुख्यालय रोम, स्थापना 1945। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, मुख्यालय द हेग नीदरलैंड और दोस्तों इसकी स्थापना 1945। आगे बढ़ते हैं। 1945 में यूनियन की स्थापना हुई थी, इसलिए बहुत सारे दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1945 में ही हुई थी। अगला है हमारा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, दोस्तों मुख्यालय न्यूयॉर्क, स्थापना 1946। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, मुख्यालय जेनेवा और दोस्तों स्थापना 1948। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, मुख्यालय जेनेवा, स्थापना 1950। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, दोस्तों मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया और इसका दोस्तों स्थापना 1957। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल, मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है, स्थापना इसकी 1961 में हुई थी। थोड़े और रह गए हैं। क्या क्या है दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच, स्थापना दोस्तों मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड और इसकी स्थापना 1971। नेक्स्ट है विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष, मुख्यालय गलाड स्विट्जरलैंड में है, स्थापना 1961। एशियाई विकास बैंक, मुख्यालय मनीला फिलीपींस, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1966 में हुई थी। सार्क आप लोग जानते हैं, मुख्यालय काठमांडू नेपाल, स्थापना 1985। लास्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP, यूनाइटेड दोस्तों UNEP यूनाइटेड दोस्तों इसका क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशंस दोस्तों इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये होता है नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन कहाँ से दोस्तों, 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? करेक्ट आंसर होगा मेरठ से। फेवरेट टॉपिक ये भी आप लोगों का है, बराबर क्वेश्चन बन रहे हैं। जितने फैक्ट बनते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, सब एक साथ आपके दोस्तों कवर हैं। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संघर्ष 1857 में हुआ था। इसे 1857 के भारतीय सिपाही विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल तो लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग, वो भारत के मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर थे। ध्यान रखेंगे आप लोग एक एक पॉइंट को, क्वेश्चन सब जगह से बनते हैं। अगला है नोट देख लेंगे आप लोग दोस्तों। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। ये इसके नायक हैं दोस्तों, आप लोग जानते हैं नायक यानी इन्हीं की दोस्तों, ऐसा करने से यहाँ पे दोस्तों 1857 की क्रांति की आरंभ हुई थी। चलिए अगला पॉइंट है मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं बटालियन के सिपाही थे। ये भी बार बार पूछाता है। 10 मई 1857 नहीं भूलने हैं
के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI यानी कि नेटिव इन्फेंट्री से 1857 ईस्वी की क्रांति की बात शुरुआत हुई थी। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, डेट जरूर ध्यान रखेंगे। 10 मई 1857, स्थान मेरठ, दोस्तों। उसके बाद मंगल पांडे 34वीं बटालियन, 8 अप्रैल 1857 को उनकी फांसी दी गई थी। बहादुर सभा उस समय दोस्तों मुगल सम्राट, और दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग। सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चलिए, जो विद्रोह होता है 1857 का, कहाँ से किसने दोस्तों इसका वो किया था नेतृत्व, इसको आप लोग देखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बराबर बनते हैं। तो दोस्तों 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र व संबंधित नेता, सबसे पहले दिल्ली से दोस्तों 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर व वक्त खां ने किया था। ये वक्त खां भी ध्यान रखिए, ऐसा नहीं जो हाईलाइटेड है क्वेश्चन वहीं से बनता है, यहाँ से भी बराबर बनता है, आप लोग जानते हैं। कानपुर से नेतृत्व किया था नाना साहब व तात्या टोपे ने। लखनऊ से दोस्तों बेगम हजरत महल व बिरजिस कादिर ने। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने। जगदीशपुर से दोस्तों कुंवर सिंह व अमर सिंह ने। फैजाबाद से दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला ने। इलाहाबाद से लियाकत अली ने। बरेली से खान बहादुर ने। और फतेहपुर से दोस्तों 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व अजीमुल्ला ने किया था। इतना यहाँ से कवर रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से तो ना आपका मिस होगा और ना ही दोस्तों आप लोगों को तुक्का मारना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा दंती दुर्ग ने। आप लोग जानते हैं भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से दोस्तों, पूरी तरह से आपके ट्रेंड में जो महत्वपूर्ण राजवंश है उनके संस्थापक है। राजधानी भी शामिल कर ली गई, ये भी बार बार पूछा था। तो भी दोस्तों पूरी तरह से टॉपिक आपका यहीं पे कवर हो रहा है, इसलिए हम ऑप्शन नहीं रखते। ऑप्शन में एक आंसर दे सकते, दो नहीं दे सकते। यहाँ सब कुछ आपका दोस्तों एक साथ कवर कर दिया जाता है। चलते हैं दोस्तों पहले पॉइंट की ओर, ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले राजवंश के नाम, फिर संस्थापक के नाम, फिर राजधानी। ध्यान देंगे, सबसे पहले हर्यक वंश, संस्थापक बिंबिसार थे, राजधानी राजगृह थी। मौर्य वंश, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, राजधानी पाटलिपुत्र। शुंग वंश, संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, राजधानी पाटलिपुत्र। सातवाहन वंश, संस्थापक सुमुख, राजधानी प्रतिष्ठान। गुप्त वंश, संस्थापक श्रीगुप्त, राजधानी पाटलिपुत्र। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला पॉइंट क्या दोस्तों? वर्धन वंश, संस्थापक पुष्यभूति, राजधानी थानेश्वर। गाहड़वाल वंश, संस्थापक चंद्रदेव, राजधानी कन्नौज। पल्लव वंश, संस्थापक सिंह विष्णु, राजधानी कांचीपुरम। राष्ट्रकूट वंश, संस्थापक दंतिदुर्ग और राजधानी मांडखेड़। ये इतना यहाँ से कवर रखेंगे तो ना आपके क्वेश्चन कभी मिस होंगे दोस्तों और ना ही गलत होंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल का है। कहाँ का? केरल का है। लोक नृत्य से क्वेश्चन आया दोस्तों, स्टैटिक जीके से। तो हाँ, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपके जीके के जितने भी टॉपिक से, चाहे को आप हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, आपका इकानमी हो, आपके सारे विविध के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो या जनरल साइंस हो, सबके जितने इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चंस बनते हैं आपके सभी वनडे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। हाईलाइटेड क्वेश्चन है जिनका दोस्तों 10 इजी टू मॉडरेट है। सभी क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए गए हैं, ध्यान देंगे आप लोग। तो क्वेश्चन था हमारा, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? करेक्ट आंसर हुआ केरल का। अब चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा हेनरी बेकरल ने। नेक्स्ट है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। अगला है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है। अगला, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा गैलीलियो ने। अगला, भारत में रेल का आरंभ कब से हुआ? 1853 से। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ, हम लोग बात ही किए हैं अभी, की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 को। अगला है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद? 4 वर्ष के बाद। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला दोस्तों, गोबर गैस का मुख्यतः क्या, गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो मीथेन गैस पाई जाती है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट है, गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी? गुरु अंगद के द्वारा। अगला है, प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फूले हैं। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड है। नेक्स्ट है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1995 में। अगला है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। आप लोग जानते हैं 1913 में गीतांजलि के लिए इन्हें मिला था। अगला क्या दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो चैत्र है। अगला है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? बांसुरी से है। नेक्स्ट, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार की है। अगला पॉइंट, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी है। कौन सी है दोस्तों? गुरुमुखी है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। अगला पॉइंट है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि ICAR कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। अगला है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। नेक्स्ट, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। अगला है, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा। नेक्स्ट, प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होती है? तो पोटेशियम के कारण। हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण होता है? विषाणु द्वारा। नेक्स्ट, हल्दी के पौधे को खाने योग्य भाग कौन सा दोस्तों? तो प्रकंद है। हम आपसे पूछे हैं दोस्तों, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? ये आप लोगों को कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल है। कौन सा? एसिटिक। लास्ट है, कोशिका की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। तो दोस्तों हमारे सेकंड
मैराथन के क्वेश्चंस जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।